Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2। तो आखिर तक बने रहिए। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अब तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाले जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स। पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 को हमने कवर किया था, जिसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि वेक्टर का कुछ बेसिक, जिसके अंदर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, ये छोटे छोटे टॉपिक्स को हमने कवर किया। उसके बाद टाइप्स ऑफ अ वेक्टर्स, कुछ 10 टाइप्स हमने यहाँ पर स्टडी किए थे, जिसका कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में यहाँ पर स्टडी किया था। फिर था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसका बेसिक भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फिर था वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में वेक्टर कैसे होगा, 3 डायमेंशन में कैसे होगा। यदि एक एग्जांपल भी हमने देखे थे क्यूबाइड का, वहाँ पर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हम कैसे लिखते हैं। फिर लास्ट टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 को कवर करने के लिए, उसको समझने के लिए जो टोटल कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत है, वो टोटल कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया है लेक्चर नंबर 1 में। तो लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने के पहले लेक्चर नंबर 1 की वीडियो आप ज़रूर देखिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 ये टोटली मॉडिफाइड की गई है। जब आप ओल्ड सिलेबस में वेक्टर चैप्टर के प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स देखोगे और इस एक्सरसाइज के एग्जांपल देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज के एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करते हैं और कुछ छोटे छोटे जो बेसिक है उनका यूज करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 को स्टार्ट करने के पहले लेक्चर नंबर 1 की वीडियो को आप जरूर देखिए। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1 एग्जाम्पल नंबर 1। क्या बोला है क्वेश्चन, द वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू 24। द वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट and magnitude of b it is equals to 7, then find magnitude of a plus b। क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ये सारी चीज़ें दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्शंस मालूम होना चाहिए। अब यदि हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हमें पता है ये जो अपर साइड है ये है नॉर्थ, ये है साउथ, राइट में क्या है ईस्ट, इधर लेफ्ट में वेस्ट, ये तो आपको पता ही है ना। और ये जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये मैग्नीट्यूड यानी क्या है, ये लेंथ है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब वेक्टर ए की लेंथ किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ। यानी नॉर्थ के साइड में हमें क्या बनाना है, वेक्टर ए की लेंथ दिखाना है 24, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होंगी। उसी तरह वेक्टर बी डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, और जो वेक्टर बी है वो वेस्ट की तरफ होगा, जिसकी लेंथ कितनी है 7 है। और हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। और ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। चलिए पहले डायग्राम हम बना लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 24, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में वेक्टर ए की लेंथ है 24। देखिए ये नॉर्थ के तरफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू 24। फिर और क्या दिया है कि वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 7।
वेस्ट के तरफ ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, ये कितना है 7 है। और हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। हमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पता था, ये यदि ए है और ये बी है तो ये जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से होता है ए प्लस बी। ओके ठीक है। अब जो दिया है उसकी हम बात करते हैं। 24 दिया है एक, है ना, इधर 7 भी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर इस ट्रायंगल में, और ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 का एंगल यहाँ पर है कि नहीं, 90 का है। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पर ये कितने का एंगल क्रिएट हो रहा है, ये नॉर्थ और वेस्ट में 90 का हो रहा है, ठीक है ना। तो जब दो साइड दी हुई है और हमें यदि तीसरी साइड फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ 8 इज इक्वल्स टू कितना 24, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है 24 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 7, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 7 है, एंड एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन इज 90 डिग्री। ये देखिए हमने लिखे एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन इज 90 डिग्री। दो साइड्स दी है, एक साइड फाइंड आउट करना है तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ साइड स्क्वायर, है ना। तो सम ऑफ साइड स्क्वायर, तो ये देखिए एक साइड है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे, और ये किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था 24 था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा 24 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू 7, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होगा 7 स्क्वायर, राइट साइड एज इट इज रहने दो, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये होगा 625। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर 625 है, तो ए प्लस बी क्या होगा, रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, और 625 ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है 25। तो यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया। फिर से हम एक बार इसको चलो रिपीट करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन ये हमारी क्लियर है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे एंगल कितने का है 90 का एंगल है। जब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की तो 90 का एंगल है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लेंथ है ए की 24 है और उसकी डायरेक्शन भी दी है नॉर्थ की तरफ। तो देखिए नॉर्थ की तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए 24 एंड वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट है, देखिए वेस्ट है, वेस्ट की तरफ मैग्नीट्यूड उसकी मतलब लेंथ है 7, और हमें फाइंड आउट करना ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। दो साइड्स अवेलेबल है, तीसरी साइड फाइंड आउट करना है तो यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने शुरुआत भी किए थे गिवन, फिर दिखा दिए कि एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन इज 90 डिग्री यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सम ऑफ साइड स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी की वैल्यू पुट किए, इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारा एडिशन मिलता है 625। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बट हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तो हम दोनों साइड में लगा देंगे अंडर रूट और हमारा यहाँ पर आंसर मिलेगा 25। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें वेक्टर पी क्यू इट इज इक्वल्स टू 2a बार, क्यू आर इट इज इक्वल्स टू 2b बार, एंड द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज m. Then find the following vectors in terms of वेक्टर a एंड वेक्टर b. क्वेश्चन एकदम क्लियर है, एक ट्रायंगल है, देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में वेक्टर पी क्यू है 2a बार एंड वेक्टर क्यू आर है 2b बार, और यहाँ पर दिया गया है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। m ये क्या है, पी आर का मिड पॉइंट है, और हमें फाइंड आउट करना है, जैसे वेक्टर पी आर फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर पी आर फाइंड आउट करना है किस टर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में। आप इसको वेक्टर ए वेक्टर बी कह सकते हो, या फिर ए बार या बी बार कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर पी आर।
और वेक्टर पी आर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना होगा ट्रिएंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास दो साइड्स है और तीसरी साइड यदि हमको फाइंड आउट करनी है तो हम ट्रिएंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए पी क्यू क्यू आर एंड इट इज़ पी आर, तो फिर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, वेक्टर पी आर इट इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर। सिंपल है, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर, बहुत क्लियर है। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या, ट्वाइस है, क्यू आर इक्वल्स टू क्या, तो ट्वाइस बी, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी, ये भी हम आंसर लिख सकते हैं पी आर के बराबर। या फिर इसको हम और एक लास्ट वाले फॉर्म में लाएंगे, टू को कॉमन निकाल के, तो टू इंटू वेक्टर ए प्लस बी, ये मिल गया हमारा वेक्टर पी आर। समझ में आ गया आपको, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है एक्सरसाइज नंबर 5.1 के, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या किया यहाँ पर, एक ट्रायंगल बनाया जो दिया था उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन फिर पुटअप की वहाँ पर, ट्वाइस ए पी क्यू क्यू आर ट्वाइस बी एम बी द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। फर्स्ट इसमें फाइंड करना था पी आर, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किए, पी क्यू प्लस क्यू आर इट इज इक्वल्स टू पी आर। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए स्टूडेंट, लास्ट में जो हमारे आंसर्स दिए होते हैं वो सभी के सभी परफेक्ट नहीं होते, सही नहीं होते। जैसे कि पीछे में टेक्स्ट बुक के पीछे में ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का जो आंसर दिया हुआ है वो है 2a माइनस 2b, बट हमें यहाँ पे क्या मिला, 2a प्लस 2b, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड हम सॉल्व करते हैं। सेकंड में फाइंड आउट करना है पी एम। देखिए ये ट्राइंगल था पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ए, क्यू आर इक्वल्स टू ट्वाइस बी और एम बी द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। और अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, पी एम, मतलब ये पी एम लेंथ। बहुत आसान है, इसके पहले ही हमने पी आर फाइंड आउट किए। तो जब यम ये पी आर का मिड पॉइंट है, इसका मतलब पी एम एंड एम आर ये दोनों भी डिस्टेंस इनका सेम होना चाहिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पी एम इज द हाफ ऑफ पी आर। ओके, हमें क्या निकालना है, पी एम इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी आर। और पी आर क्या निकाले थे हमने, 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बार प्लस बी बार। तो ये है वेक्टर पी एम। समझ में आ गया, ठीक है ना। एम बी द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, देयर फोर पी एम इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी आर। ठीक है, इसके बाद थर्ड है फाइंड क्यू एम। अब क्यू एम हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्यू एम कहाँ पर है, ये क्यू एम है। ठीक है, ये क्यू एम हमको फाइंड आउट करना है। तो क्यू एम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल, इसको हमको कंसीडर करना होगा। ये ट्रायंगल क्यू एम आर, ये एक ट्रायंगल है। अब हमें इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है। क्यू एम आर, इस ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन वाला जो लॉ है, ट्रायंगल लॉ, वो हमें अप्लाई करना है। क्या होगा, क्यू एम प्लस एम आर इट इज इक्वल्स टू क्यू आर। ओके, क्यू एम प्लस एम आर इट इज इक्वल्स टू क्यू आर। अब यहाँ पर क्यू आर के बराबर ट्वाइस बी है, ये तो हमें पता है। एम आर नहीं था, बट इसके पहले हमने पी एम फाइंड आउट किए। पी एम क्या था, ए प्लस बी, और हमें पता है कि पी एम एंड एम आर ये दोनों भी इक्वल है ना, क्योंकि यम ये मिड पॉइंट है पी आर का। तो पी एम के बराबर जब ए प्लस बी है तो एम आर के भी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड्स है और ये तीसरी साइड फाइंड आउट करना है, तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके। तो क्यू एम प्लस एम आर इट इज इक्वल्स टू क्यू आर, देन एम आर इट इज इक्वल्स टू क्या है, तो ए प्लस बी, एंड क्यू आर इक्वल्स टू ट्वाइस बी। निकालना है क्यू एम, तो ए प्लस बी को हम राइट साइड सेंड कर देंगे, तो दोनों के जो साइन है वो माइनस हो जाएंगे। फिर ट्वाइस बी माइनस 1b होगा, 1b माइनस ए एज इट इज़, और ये है क्यू एम। तो इस तरह हमने तीनों भी फाइंड आउट किए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये कॉन्सेप्ट हम इसके पहले थोड़ा यानी जो बेसिक हमने पढ़ा था उसमें स्टडी नहीं किए थे, इसीलिए मैं आपको अलग से ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, और वो है कॉन्सेप्ट रेगुलर हेक्सागन का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कॉन्सेप्ट रेगुलर हेक्सागन का। रेगुलर हेक्सागन में
सबसे पहले साइड्स कितने होना चाहिए, 6 साइड होना चाहिए, और रेगुलर है इसका मतलब जो सभी साइड्स है उनकी जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। मतलब ये ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ये सभी की सभी जो लेंथ है ये सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर एक 2 है तो ये सभी की लेंथ 2 रहना चाहिए। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो हर एक एंगल है, हर एक एंगल ये 120 का होता है, हर एक एंगल 120 का, और ईच लेंथ ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज सेम, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर हेक्सागन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है आपको। समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब वो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए हमने लाइन खींचे 3, ए बी के अपोजिट, ए बी की जितनी लेंथ है उतनी ई डी की होंगी, है ना। और ये जो सभी को ये जो कॉमन इंटरसेक्ट करता है इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट। ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन का मिड पॉइंट। ओके, बात आ रही समझ में आपको। अब यदि हमने ये ए बी को वेक्टर ए कंसिडर किया, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज़ हमें जो JEE की हम एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम में ये अक्सर करके रेगुलर हेक्सागन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। यदि हमने वेक्टर ए बी इसको ए बार से यदि रिप्रेजेंट किए तो ये जो डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है ये डायरेक्शन ई डी में, मतलब ई डी यदि है तो ये क्या होगा, ए होगा। ए बी यदि वेक्टर ए है, मतलब ए बी यदि ए बार है तो ई डी ये क्या होगा, ए बार ही होगा। और यदि हमने ई डी ई यदि बोले, ई डी बराबर ए बार, और यदि हमने इसको डी ई बोले तो यहाँ पे निगेटिव ऑफ वेक्टर आ जाएगा, मतलब हमें क्या करना होगा, इसको माइनस लगाना होगा। बात आपको समझ में आ रही है। डी ई ये क्या होगा, माइनस ए बार। समझ में आ गई बात। फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, वेक्टर ए बी को यदि हमने कंसीडर किया तो इसकी जो डायरेक्शन है वही सेम ई डी यदि हम लेते हैं तो ये वेक्टर ए के बराबर होगा। बट यदि हमने यहाँ पर डी ई लिया तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होने की वजह से साइन सामने क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है ना। उसी तरह बी सी, यदि बी सी को हम वेक्टर बी कंसीडर करते हैं तो इस साइड के अपोजिट में क्या है, एफ ई है, तो एफ ई इक्वल्स टू भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा। बट यदि हम ई एफ लेते हैं तो अगेन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बी आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ओके, अब क्या बचा, सी डी और एफ है। अब सी डी और एफ ए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी के बराबर ए दिया है, मतलब इसके आगे और यही लाइन हम सेम लेंथ की यदि हम आगे खींचते हैं, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम, ये ए बी इक्वल्स टू ए बार, तो इसके आगे और हम फिर से ये लाइन यदि आगे खींचते हैं तो इसकी भी लेंथ क्या होंगी, ए बार एच होंगी। बात आ रही समझ में। और ये जो लाइन सी डी है इसको हम यदि और आगे स्ट्रेट लेते हैं तो स्ट्रेट लेने के बाद में ये जो सी डी है इसको हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो ये तो सेम ही रहेंगी, तो हम ये जो सी डी है इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, ये जो ए बी है इसकी जो लेंथ है वो आगे बढ़ा दिया, मतलब ये ए ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये जो सी डी था इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिए, यानी अब हम सिर्फ ये इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ए सी डी। मैं फिर से और एक बार आपको बता रहा हूँ, ये हमने रेगुलर हेक्सागन बना लिया था, है ना। ए बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए बी को हमने यदि ए बार यदि कंसीडर किया तो इसके अपोजिट में ए बार एच होगा, बट उसकी डायरेक्शन चेंज है तो निगेटिव आएगा। यदि हमने बी सी को बी बार लिया तो उसके अपोजिट में भी बी बार आएगा, बट उसकी डायरेक्शन चेंज है तो माइनस होगा। और फिर बचा हमारा यहाँ सी डी। अब सी डी हमारे पास कुछ दिया नहीं है, बट हम ए बार और बी बार का यूज करके सी डी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये हमने क्या किया, ये जो ए बी बार है, ए बी है इसमें ए बार, इसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया, मतलब ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पर ए ले लिया। ठीक है, फिर उसी तरह ये जो सी डी है, सी डी को हमने इधर नीचे ले लिए, सी डी। अब सी डी नीचे लेने के बाद ये हमारे पास में ए सी इक्वल्स टू ए बार है और ए डी इक्वल्स टू बी बार है, और हमें यहाँ पे निकालना है सी डी। हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो फिर से हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पर, ACD की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा वेक्टर AC प्लस CD इट इज इक्वल्स टू AD, AC प्लस CD इट इज इक्वल्स टू AD, पुट अप कर दो। AC इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर A है, प्लस CD हमको फाइंड आउट करना था, और AD इक्वल्स टू क्या B, देयरफॉर CD इट इज इक्वल्स टू क्या होगा B माइनस A। तो ये जो CD है ये क्या होना चाहिए, B माइनस A होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब जब हम बात यहाँ पर कर रहे कि ये जो CD है ये B बार माइनस A बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अपोजिट में जो AF है ये भी क्या होना चाहिए, B बार माइनस A बार होना चाहिए। बट यदि हम बात करते हैं FA की, तो ये जो B माइनस A है इसमें हमने क्या लगाना होगा, निगेटिव साइन लगाना होगा, और यदि हम निगेटिव साइन लगाते हैं तो ये B बार निगेटिव होगा और माइनस A बार पॉजिटिव होगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं A बार माइनस B बार। समझ में आ गई बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रेगुलर हेक्सागन का क्या क्या मैंने बातें बताया वो फिर से मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। रेगुलर हेक्सागन बोलने के बाद यहाँ पे 6 साइड्स होते हैं एंड हर एक साइड्स की लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और हर एक एंगल यहाँ पर होता है 120 डिग्री का। यदि हमने AB को A कंसिडर किया तो इसके अपोजिट में A होगा, बट डायरेक्शन यदि हमने चेंज किए तो निगेटिव होगा। उसी तरह B का भी। फिर हम निकालते हैं CD। अब CD फाइंड आउट करने के लिए हमने एक नया वाला ट्रायंगल को फॉर्म किया, जिसके लिए हमने ये जो हमारे पास साइड्स है उसी साइड्स का ही यूज़ किया है, और 2 साइड्स अवेलेबल है और तीसरी साइड निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम यहाँ पर भी यूज किए। तो CD इक्वल्स टू हमको क्या मिला, B माइनस A। तो इसके अपोजिट साइड की जो साइड है वो क्या होना चाहिए, B माइनस A होना चाहिए। बट यदि डायरेक्शन हमने यहाँ चेंज किए तो ये होगा A माइनस B। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है रेगुलर हेक्सागन का आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पॉइंट है सभी का कॉमन, इसे मिड पॉइंट कहते हैं, है ना, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, OABCDE इज़ अ रेगुलर हेक्सागन। यहाँ पर हमें OABCDE रेगुलर हेक्सागन बनाना है। द पॉइंट्स A एंड B हैव पोजिशन वेक्टर्स A बार एंड B बार। A बार B बार ये क्या है, पोजिशन वेक्टर्स है पॉइंट्स A और B के। रेफर टू द ओरिजिन O, देन फाइंड इन टर्म्स ऑफ A बार B बार द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट C D एंड E। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट C D E का पोजिशन वेक्टर, मतलब C बार D बार एंड E बार विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। मतलब अब जैसे पॉइंट C का पोजिशन वेक्टर निकालना है, मतलब C बार निकालना है, मतलब क्या होगा, OC बार होगा। पॉइंट D का पोजिशन वेक्टर निकालना है, मतलब D बार, मतलब OD बार होगा। और पॉइंट E का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब E बार हमें फाइंड आउट करना है, तो E बार मतलब होता है OE। ओके, चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। यह है हमारी डायग्राम OABCDE। इट इज़ द रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, अब क्या दिया है यहाँ पर, OA इक्वल्स टू वेक्टर A एंड OB इक्वल्स टू वेक्टर B। लिखे हमें यहाँ पे, देखें OA इक्वल्स टू A बार एंड OB इक्वल्स टू B बार। ऐसे ही तो दिया है, पॉइंट A और पॉइंट B के पोजीशन वेक्टर A बार B बार, मतलब क्या, OA बार इक्वल्स टू A बार एंड OB बार इक्वल्स टू B बार। ठीक है ना। हम यहाँ पर OA बार A बार OB बार B बार ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर वेक्टर OA वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर OB ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज आपको होना नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम के बाद में OA बराबर A बार, OB बराबर B बार। फिर क्या बोला इसने कि CD E के पोजीशन वेक्टर्स निकालो, मतलब हमको ये OC भी फाइंड आउट करना है, OD फाइंड आउट करना है और OE फाइंड आउट करना है। इतना तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो OC यदि हमको फाइंड आउट करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले तो OC के लिए हमें कम से कम OF निकालना होगा।
कम से कम ओ एफ निकालना होगा। और ये ओ एफ हमें कब मिलेगा, जब ये जो ओ एफ है इसके अपोजिट साइड में ये जो ए बी है ये जब तक नहीं मिलता तब तक हमें ओ एफ मिल नहीं सकेगा। तो ये एक पैरेललोग्राम हमको नज़र आ रहा है ओ ए बी एफ। अब ये बीच वाले पॉइंट जो है इसको हम एफ से कंसिडर कर रहे हैं। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ओके, बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओ इक्वल्स टू ए बार, ओ बी इक्वल्स टू बी बार है और हमें क्या निकालना है, पॉइंट सी डी ई का पोजीशन वेक्टर, मतलब ओ सी, ओ डी एंड ओ ई। तो यदि हमको ओ सी फाइंड आउट करना है तो हमें ओ एफ निकालना होगा और जिसका यूज़ करके ओ एफ बी द हाफ ऑफ ओ सी हम ऐसा लिख सकते हैं। और ओ एफ निकालने के लिए हमारे पास एक उपाय है, वो है ए बी को फाइंड आउट करना। यदि हम ए बी निकालते हैं तो ये पैरेललोग्राम है और रूल क्या कहता है कि इसकी अपोजिट साइड सेम होती है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पर बी माइनस ए लिखा है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किए करके बी माइनस ए। चलिए कैसे वो हमको मिलता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये ओ ए और ओ बी तो है, अब हमें निकालना है यहाँ पर ए बी। अभी ए बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करना होगा, है ना। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओ ए प्लस, देखिए ये ओ ए प्लस ए बी इट इज इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है, ओ ए प्लस ए बी इट इज इक्वल्स टू ओ बी। तो ओ ए हमारे पास दिया है, ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए होगा। पुट कर दो, ओ बी इक्वल्स टू बी बार, ओ ए इक्वल्स टू ए बार एंड इट इज़ द ए बी बार। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हमको निकालना था पॉइंट सी डी ई के पोजीशन वेक्टर्स, तो उसको पहले डिनोट कर देंगे, स्मॉल सी बार, डी बार, ई बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट सी डी ई रिस्पेक्टिवली। एंड हियर जब हम यहाँ पर गौर से देखते हैं तो हमें ये पैरेललोग्राम नज़र आता है। ये देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो सेम है। जब यहाँ पर ए बी के बराबर हमको अभी क्या मिला, बी माइनस ए मिला, तो ये जो ओ एफ है ये भी क्या होना चाहिए, बी माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। तो ओ एफ इक्वल्स टू क्या होगा, बी माइनस ए। समझने के लिए मैंने अलग से पैरेललोग्राम भी बना के रखा है, देखिए साइड में। अब हमको ओ एफ मिल चुका है, तो इसका यूज़ करके, ओ एफ का यूज करके हम यहाँ पर ओ सी फाइंड आउट करेंगे। तो ओ सी इट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स ओ एफ। हमें पता है कि एफ ये मिड पॉइंट है ओ सी का, इसका मतलब ये जो ओ सी है इट इज़ द 2 टाइम्स ओ एफ। जो ओ एफ फाइंड आउट किए वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी इट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू बी माइनस ए। ये क्या है, ओ सी है, जिसको हम सी बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए, ये है सी बार, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। यहाँ पे मैंने साइड में रीजन भी लिखा है कि एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। इसका यूज़ करके हम लिख रहे हैं कि ट्वाइस ओ एफ ये ओ सी के बराबर होता है। समझ में आ गई आपको बात। ये सी बार हमने कैसे फाइंड आउट की है, मतलब पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किए, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर। अब पॉइंट डी की यदि हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, हमें ओ डी फाइंड आउट करना है, तो हम सिर्फ ये ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ओ सी डी। तो सिर्फ इतना ही पार्ट हम अभी उठा के रखते हैं। देखिए इसमें इन ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ये ओ सी डी ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में अभी हमने फाइंड आउट किया ओ सी, ये है ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस है। अब हमें यहाँ पर यदि सी डी फाइंड आउट करना है तो ये सी डी क्या होगा, ये सी डी क्या होगा, डी सी बराबर ए बार है तो सी डी बराबर क्या होगा, माइनस ए होगा। ये हम रेगुलर हेक्सागोन के कॉन्सेप्ट में स्टडी कर चुके हैं, है ना। जब इधर अपोजिट में ओ ए इक्वल्स टू ए बार है तो उसके अपोजिट साइड में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट यदि हमने डायरेक्शन चेंज की तो निगेटिव आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। हमारे पास अभी 2 साइड्स है, ये एक निकालना है। अब ये निकालने के लिए अगेन हम यूज करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ओ सी प्लस सी डी इक्वल्स टू ओ डी, ओ सी प्लस सी डी इट इज़ इक्वल्स टू ओ डी। पुट कर दो, ओ सी बराबर ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस है, सी डी इक्वल्स टू माइनस ए, एंड ये है ओ डी के बराबर। देयरफॉर
ट्वाइस बी माइनस 3a इट इज़ इक्वल्स टू ओ डी। तो फिर अब ये ओ डी जो बार है ये है डी बार, मतलब पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर, और जो हमको मिला ट्वाइस बी माइनस थ्राइस ए। ये समझा। अब ये लास्ट बचा यहाँ पर पॉइंट ई का पोजीशन वेक्टर। अब पॉइंट ई का पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ओ ई डी। इसी तरह देखिए हमारी जो मेन डायग्राम है ओ ई डी, ये ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे ओ ई डी। ठीक है, अभी हमने ओ डी फाइंड आउट किए, ओ ई फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो डी ई है, ये डी ई हमें पता है, ए बी के ऊपर से हम डी लिख सकते हैं। ओके, देखिए डायरेक्शन ए बी इक्वल्स टू बी माइनस ए है, तो ये जो ई डी होगा ये भी क्या होगा, बी माइनस ए ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ई डी इक्वल्स टू भी क्या होगा, बी माइनस ए होगा। और ओ डी तो अभी हमने फाइंड आउट किए, ओ डी इक्वल्स टू ट्वाइस बी माइनस थ्राइस है, तो हम आसानी से ओ ई फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या किए, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दो, बहुत ही आसान ये एग्जाम्पल है और आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इतना ही कि थोड़ा लॉन्ग है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग द अलजेब्रा, है ना ऐसी कोई बात। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो ओ ई डी, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम यूज करते हैं तो ओ ई प्लस ई डी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ डी होगा, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो ओ ई एज इट इज, ई डी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ओ डी इक्वल्स टू ट्वाइस बी माइनस थ्राइस है। फिर ओ ई को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो बी और माइनस ए को राइट साइड सेंड कर देंगे, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर ओ ई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ट्वाइस बी माइनस वन बी, मतलब वन बी, माइनस थ्री ए प्लस वन ए माइनस ट्वाइस ए। देयरफॉर ई बार इक्वल्स टू बी बार माइनस ट्वाइस ए बार, एंड विच इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई। तो इस तरह ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं रेड कलर में, ये है हमारे रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर्स पॉइंट सी, डी एंड ई के। उम्मीद करता हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या किए हमने, सबसे पहले ये रेगुलर हेक्सागोन की डायग्राम बनाए, फिर यहाँ पर ओ ए इक्वल्स टू ए बार, ओ बी इक्वल्स टू बी बार ये लिखे, क्योंकि ये गिवन है। और ये गिवन किस पे से हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बार और बी बार है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ए बी फाइंड आउट किए यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देन यहाँ पर ये पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, तो ए बी की जो लेंथ है वही सेम ओ एफ की होंगी, और ओ एफ का यूज करके हमने निकाला ओ सी। फिर ओ सी है, ओ डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर ये जो सी डी है इट इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव ए बार होगा। फिर फाइंड आउट किए लास्ट में ओ ई, इसमें यूज़ किए ओ डी का। और ये जो ई डी जो था, ये ई डी किसके अपोजिट में है, तो ये है ए बी के अपोजिट में। तो ए बी की लेंथ यदि बी माइनस ए है तो ई डी की भी लेंथ जो है वो बी माइनस ए होंगी। तो इस तरह हमने पॉइंट्स सी, डी, ई के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट किए। क्वेश्चन नंबर 4, रेगुलर हेक्सागन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके और एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। नंबर 4, इफ़ ए बी सी डी ई एंड एफ is a regular hexagon, then show that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar equals to 6 times AO bar and O is the center of hexagon। ये जो O है ये क्या है, सेंटर ऑफ हेक्सागन है। मतलब ये देखिए हमने लाइन बनाए 1 2 3, और तीनों भी ये जो लाइन जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है वो है जो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ हेक्सागन। ओके, और उसी तरह ये जो पॉइंट ये इन लाइन के मिड पॉइंट्स भी हो गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, ओ बी द सेंटर ऑफ हेक्सागन, ओ बी द सेंटर ऑफ हेक्सागन, ये जो गिवन जो है वो हमने पहले लिख ली है, ठीक है ना। अब हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ हमें क्यों करना है और कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमको जो प्रूव करना था वहाँ पर ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है, ए एफ निकालना है, ए ई निकालना है। मतलब हमें ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है, ए ई निकालना है और ए एफ निकालना है। तो मैंने देखिए पूरी डायरेक्शन उस तरह दे के रखा है, तो उसी तरह से आपको भी लिखना है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी।
फिर निकालेंगे AC, फिर निकालेंगे AD, फिर निकालेंगे AE और लास्ट में निकालेंगे AF। अब सबसे पहले AB यदि हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है फाइंड आउट करने का। तो देखिए ये एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ये वाला। किसके रिस्पेक्ट में हमको करना होगा, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में करना होगा। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये इस हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते क्या, नहीं, हमें AOB ये लेना होगा क्योंकि यहाँ ओरिजिन, ये मतलब ये सेंटर ऑफ हेक्सागोन है, इसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करना ही होगा क्योंकि प्रूफ में तो हमको लाना है 6 टाइम्स AO एंड O इज द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। तो हमें यहाँ पर AB फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। उसके लिए ट्रायंगल लेना होगा AOB। तो देखिए डायग्राम में AB इक्वल्स टू AO प्लस OB लिख सकते हैं, यानी AB इक्वल्स टू क्या होगा, AO प्लस OB। बात आ रही समझ में, AB इक्वल्स टू AO प्लस OB। अब इसके बाद हम देखते हैं AC हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमको AC फाइंड आउट करने के लिए O का मतलब ये जो O है इसका इन्वॉल्वमेंट रहना ही चाहिए। तो हम ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, AOC। तो यहाँ पर AC ये क्या होगा, AO प्लस OC, AC इक्वल्स टू AO प्लस OC, ये लिखे हमने। फिर इसके बाद निकालेंगे हम AD, ये AD क्या होना चाहिए, AD AO प्लस OD, ऐसा भी हम लिख सकते हैं AD को, AO प्लस OD, या फिर 2 टाइम्स AO प्लस OD इक्वल्स टू AD, या फिर 2 टाइम्स AO। तो देखिए हमने लिखे यहाँ पर AD इक्वल्स टू AO प्लस OD या फिर 2 टाइम्स AO, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर और एक चीज़ गौर करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि ये जो OE है, ये OE किसके बराबर है, OB के बराबर है। OE ये OB के बराबर है, जिस तरह OE ये OD के बराबर है उसी तरह OB ये OE के बराबर है, और FO ये OC के बराबर है, FO ये OC के बराबर है ना, क्योंकि सभी का मिड पॉइंट क्या है, O है। सेंटर ऑफ हेक्सागोन O होने की वजह से इनकी जो लेंथ है ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब AE फाइंड आउट करते हैं। तो AE कैसे फाइंड आउट करेंगे, AE फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो ट्रायंगल है AOE इसका यूज़ करना होगा। तो AE इक्वल्स टू क्या, तो AO प्लस OE, AO प्लस OE इक्वल्स टू AE। देखो AO प्लस OE इक्वल्स टू AE। सेम कॉन्सेप्ट AF फाइंड आउट करने के लिए AF इक्वल्स टू क्या होगा, AO प्लस OF इक्वल्स टू AF। अब सभी हमने फाइंड आउट कर दिए। अब सभी को हमें पुट करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद सभी जो वेक्टर है इसमें AO आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो काउंट कर दो, ऐड करना है तो 1 2 3 4 या 2 है, 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइम्स AO मिल चुका है, 6 टाइम्स AO एज इट इज़ है। फिर क्या है, OB प्लस OC प्लस OE प्लस OF, OB प्लस OC प्लस OE प्लस OF। इतना होने के बाद हमें जो प्रूव करना है वो है 6 टाइम्स AO। इसका मतलब ये जो चारों भी वेक्टर है इसको हमको कैंसिल करने होंगे। अब कैंसिल कैसे होंगे, जब एक वेक्टर पॉजिटिव और एक वेक्टर यदि निगेटिव है तो कैंसिल होंगे, है ना। तो OB को हमने एज इट इज रखा, OC को भी एज इट इज रखा, और OE को यदि हम EO लिखते हैं तो सामने माइनस आएगा क्योंकि डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। OF को यदि हम FO लिखते हैं तो डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। आगे अब हम यहाँ पर ये जो OC है, OC को हम FO लिख सकते हैं। देखो OC को हम FO लिख सकते हैं क्योंकि दोनों भी इक्वल लेंथ है। तो हम यहाँ पर ये जो OC है इसको हम FO लिख रहे हैं, उसी तरह EO को हम OB लिख रहे हैं, EO को हम OB लिख रहे हैं, लिख डाले, ठीक है। तो OB से ये माइनस OB कैंसल, FO से माइनस FO कैंसल, तो बचेगा क्या, तो 6 टाइम्स AO, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने इसको प्रूव किए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। हमने क्या किए, सभी के सभी जो वेक्टर है इसको 1 बाय 1 फाइंड आउट किए यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके, और सभी को फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिए, और प्लस माइनस वाले जो वेक्टर है इसको हमने कैंसिल किए, उनको डायरेक्शन चेंज करके, तो हमारा राइट हैंड साइड मिला जो हमें ये प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द वेक्टर्स 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 3i प्लस
3j प्लस 2k एंड 3i प्लस 4k फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। यहाँ पे हमको चेक करो बोल रहा है कि ये जो वेक्टर्स है, ये जो वेक्टर जिस पॉइंट के है उनसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें पता था कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ए बी प्लस बी सी इट इज इक्वल्स टू ए सी होता है। यानी यहाँ हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिए तो ये वेक्टर सी, यानी इसका रिजल्ट आना चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इट इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। यदि ये रिजल्ट आता है तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वेक्टर्स है ये फॉर्म कर रहा है किसको, ट्रायंगल को कर रहा है। तो सबसे पहले ये जो गिवन वेक्टर्स है इसको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दिए। फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी, इस ए और बी का एडिशन करना होगा। अब एडिशन करते वक्त एक चीज़ याद रखना, जो आई ये यूनिट वेक्टर है, ये मतलब आई कैप जो है इसको हमें एक साथ लिखना होगा, फिर जे कैप, फिर के कैप, है ना। तो 2i माइनस 3i प्लस 2j प्लस 3j प्लस 3k प्लस 2k। 2 माइनस 3 कितना, माइनस 1i, 2 प्लस 3 5j, 3 प्लस 2 5k, यानी यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस i प्लस 5j प्लस 5k। तो ये c के बराबर है क्या भाई, माइनस i प्लस 5j प्लस 5k, ये c के बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर सी। ये देखिए हमने वेक्टर रिजल्ट निकाले, a प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर सी। हेंस बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन गिवन वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बहुत आसान एग्जांपल है। एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, गिवन वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6, इन द डायग्राम, ये डायग्राम मैंने बनाई नहीं है, ये ऑलरेडी दी हुई है। तो इस डायग्राम में हमें एक्सप्रेस करना है सी बार एंड डी बार को इन द टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। यानी क्वेश्चन एकदम क्लियर है। यहाँ पे जो हम सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें ए बार और बी बार का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ये डायग्राम है। फिर इसी में और आगे में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एक्चुअली अलग क्वेश्चन चाहिए था बट इसमें ही उसने ज्वाइंट किया है। सेकंड है दिया है यहाँ पर, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिया है i माइनस 2j दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। एक वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमें पता है कि वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इट इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर ऑफ दिस गिवन वेक्टर। ओके, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 यूनिट से मैग्नीट्यूड है, तो हम जो ए बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखते हैं बाद में। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, सी और डी को सॉल्व करना है, यानी सी और डी को फाइंड आउट करना है किसके फॉर्म में, ए और बी के फॉर्म में, यूजिंग दिस डायग्राम। अब यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं ये ट्रायंगल को पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले डायग्राम में क्या दिया है वो देख लेते हैं। ये जो पी क्यू है ये ए बार है, पी आर ये बी बार है, उसी तरह पी एस ये सी बार है, एस आर ये डी बार है। अब ये मिड पॉइंट होने की वजह से ये क्यू एस की भी लेंथ सेम होंगी बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये माइनस डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी एस क्यू यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पी एस प्लस एस क्यू, पी एस प्लस एस क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, पी एस प्लस एस क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, तो पी एस इक्वल्स टू सी बार, एस क्यू इक्वल्स टू माइनस डी बार एंड पी क्यू इट इज इक्वल्स टू ए बार। तो ये क्या होगा, सी बार माइनस डी बार इट इज इक्वल्स टू ए। अब ये देखिए हमको सी और डी के फॉर्म में मिला, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह और एक इक्वेशन मिलेंगी और सी डी के फॉर्म में, तो वो बी के बराबर होंगी और फिर उसके बाद हमें वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो अब हम कंसिडर करेंगे दूसरा ट्रायंगल पी एस आर को। इन ट्रायंगल पी एस आर यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पी एस प्लस एस आर इक्वल्स टू पी आर, पी एस प्लस एस आर इक्वल्स टू पी आर, पी एस प्लस एस आर इक्वल्स टू पी आर। पी एस इक्वल्स टू क्या दिया है, सी बार है, एस आर इक्वल्स टू क्या है, डी बार है, और पी आर इक्वल्स टू क्या दिया है, बी बार है। पुट कर देंगे, ये क्या मिल रहा है, सी प्लस डी इक्वल्स टू बी बार, इक्वेशन नंबर 2। देन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पर इसको हमें ऐड करना होगा। तो ऐड कैसे करते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है, हमने ये 9th 10th वगैरह में ही पढ़ चुके हैं। दो इक्वेशन को सॉल्व करना, तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस सी ट्वाइस सी
and a plus b. Therefore c it is equals to a plus b divided by 2. तो इसको हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू हाफ a बार प्लस हाफ b बार. तो ये हमको मिल गया c किसके फॉर्म में, a और b के फॉर्म में. अब इसी तरह हमको d बार फाइंड आउट करना होगा. अब वो d बार फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो c की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 में या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे. तो हम क्या करते हैं, ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे. ठीक है, देखिए पुट द वैल्यूज ऑफ c, हाफ a बार प्लस हाफ b बार इन इक्वेशन नंबर सेकंड. तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, c प्लस डी था, तो ये c की वैल्यू होगी प्लस डी इक्वल्स टू b. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d फाइंड आउट करेंगे. तो ये दोनों को सेंड करना होगा राइट साइड में. तो ये होगा -1/2b -1/2a. अभी इनको सॉल्व करना है. देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 2 - 1 1 होगा, मतलब हाफ b बार माइनस हाफ a बार. तो ये हमें c और d वेक्टर मिल गए a बार और b बार के फॉर्म में. इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है कि यहाँ पर एक वेक्टर है, बोलता है a इक्वल्स टू i माइनस 2j. और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a हैज़ मैग्नीट्यूड 7, जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, ऐसा वेक्टर क्या होना चाहिए. ठीक है, फार्मूला हमको मालूम है कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए इज, यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड एंड हियर ए इक्वल्स टू i माइनस 2j. तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. वेक्टर ए न्यूमरेटर में रख देते हैं और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे उसके डिनोमिनेटर में. मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम कॉन्सेप्ट पहले देख चुके हैं. ठीक है ना. तो ये जो i का कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट उसका होल स्क्वायर. अब यहाँ k नहीं है तो k का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा और उसे हमको कहाँ लिखना है, अंडर रूट के अंदर. तो देखिए i माइनस 2j एज इट इज एंड 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 1 + 4 बराबर √5. और ये है यूनिट वेक्टर a. अब यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर बोला है, मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, 1 है. मतलब ये जो हमने आंसर निकाले इसमें मैग्नीट्यूड कितना था, 1 था, इसलिए यूनिट वेक्टर. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड 7 के साथ क्या होना चाहिए. तो हम क्या कर देंगे, ये जो यूनिट वेक्टर ए फाइंड आउट किए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं. हमारा फार्मूला क्या कहता है कि यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार इज वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर ए न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड हमको मिला √5. बट ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग ए बार, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड 1 है बट हमें निकालना है मैग्नीट्यूड 7 के साथ. तो हमने अभी ये जो यूनिट वेक्टर ए फाइंड आउट किए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये होगा 7/√5 इंटू i माइनस 2j एंड इट इज़ द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7 अलॉन्ग वेक्टर ए. ओके, क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा. इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पर हम फिनिश करते हैं. इसके 2 पार्ट्स थे. एक में हमने सी बार और डी बार को एक्सप्रेस किए थे ए बार और बी बार के फॉर्म में, और यहाँ पे फाइंड आउट किए थे वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 7. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4 - 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. 6 डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से लेकर. फर्स्ट इज द XY प्लेन, यानी ये जो पॉइंट है इसका XY प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, YZ प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, XZ प्लेन से क्या होगा, X एक्सिस से क्या होगा, Y एक्सिस से क्या होगा और Z एक्सिस से क्या होगा. एक्चुअली इसके सभी के जो आंसर्स है वो सिर्फ एक लाइन में आने वाले हैं. बट उसको समझने के लिए हम जो डायग्राम है 3 डायमेंशनल, वो डायग्राम को हम एक बार फिर से बनाते हैं और उसके ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं. और यहाँ पर हमने जो एक लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट द प्लेन, ये टॉपिक की जो फार्मूले हैं यहाँ पर यूज़ होंगे. तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये देखिए XYZ प्लेन. अब हमें पता है कि ये सभी के सभी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब XY ये परपेंडिकुलर है, उसी तरह Z भी परपेंडिकुलर है. बट आप बोलोगे कि सर ये तो अलग ही दिख रहा है, तो कैसे परपेंडिकुलर होगा. तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर यहाँ पर कराना चाहता हूँ कि ये जो Z एक्सिस है ये एक्चुअली में इस तरह होता है. ध्यान दीजिए, आपको नज़र आ रहा है कुछ. सेंटर
ये इस तरह से, ये z x y और ये z। अब ये ऐसे तो हम डायग्राम बना नहीं सकते, इसलिए इस तरह से वो डायग्राम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बात आ रही समझ में? तो देखिए ये 90, फिर इस तरह से है तो ये भी 90 का होगा, ये 90, इधर से देखेंगे ये 90। ओके, चलिए अब हम आते हैं हमारे फार्मूले की तरफ। अब फार्मूला क्या कहता है कि एक पॉइंट है तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम प्लेन की हम यदि बात किए, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन का एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है, अब एक्स वाई प्लेन आ गया, इसका मतलब जो पॉइंट से डिस्टेंस होगा वो जेड बार होगा। ओके, यदि हमने बात की वाई जेड प्लेन की तो डिस्टेंस एक पॉइंट का उस प्लेन तक होना चाहिए मॉड एक्स के बराबर। और जब हम बात करते हैं द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वाई। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए, तो डिस्टेंस आप यहाँ पे पॉइंट दिया है, पॉइंट मतलब ये एक्स वाई जेड, एक्स बराबर 4 है, वाई बराबर -2 है, जेड बराबर 6 है, इतना समझ लो। एक्स बराबर 4, वाई बराबर -2 एंड जेड बराबर 6। तो डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज 6। अभी 6 हमने जो डायरेक्ट लिखे वो कैसे लिखे, देखिए ये मैंने रेड इसमें लिखा है कि वी नो दैट द डिस्टेंस एक्स वाई जेड टू एक्स वाई प्लेन इज मॉड जेड, है ना। तो जेड बराबर क्या है यहाँ पर 6 है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। इसको आप दूसरे इसमें लिख सकते हो, डिस्टेंस 4 - 2 6 टू एक्स वाई प्लेन इज 6। कैसे है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब सेकंड में एक लाइन का आंसर है, बहुत ही आसान है। द वाई जेड प्लेन मतलब डिस्टेंस आप 4 - 2 6 फ्रॉम वाई जेड प्लेन, अभी मैंने बताया वाई जेड प्लेन है तो क्या होगा डिस्टेंस मॉड एक्स, है ना। तो ये 4 तो मॉड 4 होगा, मतलब आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। द एक्स जेड प्लेन, अब एक्स जेड प्लेन की बात हम जब करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉड वाई आएगा, है ना। तो ये क्या है? मॉड वाई इक्वल्स टू क्या है? -2। और हमें पता है कि मॉड के अंदर नेगेटिव क्या होगा? ये 2 होगा। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद बोला है द एक्स एक्सिस मतलब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, ये भी बहुत ईजी है याद रखने के लिए। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस का फार्मूला है √y² + z²। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस यदि है तो y है, इसका मतलब y नहीं रहेगा वहाँ पर, x और z रहेगा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम z एक्सिस में क्या रहेगा? x एंड y रहेगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 6 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज √y² + z²। यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, y बराबर -2 है, z बराबर 6 है, स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, ये होगा √40। √40 को हम और सॉल्व कर सकते हैं, 40 को हम 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 2 होगा, तो 2 × √10 इट इज़ द यूनिट। ओके, बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4 - 2 6 फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा? √x² + z²। देखो यहाँ y है तो ये xz आएगा, यहाँ यदि x है तो yz आएगा, और यहाँ यदि z है तो ये xy आएगा, ठीक है। तो x² + z², ये 4² + 6², ये होगा √52। अब √52 को भी हम 4 × 13 लिख सकते हैं, तो अंडर के बाहर यदि 4 को निकालना है तो 2 होगा, तो 2 × √13 यूनिट। ओके, और इसका लास्ट है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4 - 2 6 फ्रॉम z एक्सिस। अब z एक्सिस है तो ये होगा √x² + y²। x बराबर 4, y बराबर -2, 4² + -2², 16 + 4 = √20। √20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं, √4 मीन्स 2, तो 2 √5 यूनिट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही ज़्यादा आसान था। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या की, एक लाइन में आंसर लिखे और इसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत लॉन्ग में जाना नहीं है। एक जो हमारे पास फार्मूले है जो हम बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, बस वही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज़ लोकेटेड 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन, 5 यूनिट्स अबाउ द एक्स वाई प्लेन।
यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। अब रिक्वायर्ड पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है कि उसकी लोकेशन क्या होंगी। देखिए बिहाइंड है, बिहाइंड मतलब पीछे हम बोल सकते हैं, बिहाइंड को हम क्या कहेंगे, पीछे बोल सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, बिलो बोल सकते हैं, ओके। और राइट 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्स जेड प्लेन, राइट साइड बोलो या फिर अबाव बोलो। बात समझ में आ रही है? ये वर्ड का मीनिंग पहले समझ लो कि बिहाइंड है मतलब लेफ्ट साइड, बिहाइंड या फिर लेफ्ट। राइट है तो राइट को हम राइट कह सकते हैं या फिर अबाव कह सकते हैं। अब ये अबाव, बिलो, लेफ्ट, राइट ये कहाँ पर आता है? जब हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर नंबर्स लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ एक्स वाई प्लेन का, बट यहाँ पर बात हम कर रहे हैं 3 डायमेंशन की। अभी 2 डायमेंशन के ऊपर से आपको अंदाजा आ जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये एक्स, इधर एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। हम यहाँ पर राइट साइड में जब जाते हैं, इन राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नंबर निगेटिव होते हैं। अबाव में पॉजिटिव होते हैं और बिलो में y की जो वैल्यूज़ होती है वो निगेटिव होती है, बिलो, या फिर इसको हम कह सकते हैं बिहाइंड। ये एक्स वाई प्लेन की बात हो गई। यदि मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू ये पॉजिटिव होंगी कि निगेटिव होंगी, तो निगेटिव होंगी। अपर साइड में y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी कि निगेटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी। लोअर में क्या होंगी, निगेटिव होंगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के फॉर्म में यदि अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलेंगे। तो चलिए इसी के ऊपर आधारित एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्या गिवन है कि 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। अब मैंने जब भी बताया था कि वाई जेड प्लेन है, इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्स की। एक्स जेड प्लेन है, इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई की। एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेड की। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड इसका मतलब हम यहाँ पर कन्फर्म एक्स की वैल्यूज निकालने वाले हैं। बट क्या बोल रहा है, बिहाइंड। बिहाइंड हमने अभी बताया था, बिहाइंड या फिर लेफ्ट। बिहाइंड या फिर लेफ्ट है तो वैल्यू क्या आएंगी, निगेटिव आएंगी। तो कितना यूनिट, 3 यूनिट। एक्स इक्वल्स टू 3 तो है बट निगेटिव है क्योंकि बिहाइंड, ओके। तो एक्स इक्वल्स टू निगेटिव 3 हो गया। फिर बोला है कि 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन। अब ये एक्स जेड प्लेन है, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होंगी वो वाई की होंगी, कन्फर्म। राइट है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू होंगी। और कितने यूनिट्स है, तो 4, तो y इक्वल्स टू 4। देखिए y इक्वल्स टू 4। फिर थर्ड क्या दिया है, 5 यूनिट्स अबाउ द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर z की वैल्यू है, अबाउ मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। और कितने यूनिट्स है, तो 5 यूनिट्स, मतलब z इक्वल्स टू क्या हो गया, 5। x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 5। और यही क्या है, कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के। तो हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज XYZ इक्वल्स टू -3, 4, 5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसी का सेकंड एग्जाम्पल, मतलब 8 का सेकंड, इन द YZ प्लेन। एक दिया है कि YZ प्लेन में क्या होगा। दूसरी कंडीशन है 1 यूनिट टू द राइट ऑफ XZ प्लेन एंड 6 यूनिट्स अबाउ द XY प्लेन, ठीक है। तो इन द YZ प्लेन मतलब क्या, उसका उसी से डिस्टेंस है ना। वो जो है यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट का इसी प्लेन से डिफरेंस, डिस्टेंस। तो YZ आ गया मतलब ये x। अब समझ जाओ कि उसी का उसी से यदि डिस्टेंस हमको निकालना है तो क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल्स क्या है, 0 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि 1 यूनिट टू द राइट ऑफ XZ प्लेन। अब ये XZ आ रही है मतलब वैल्यू क्या होंगी, 1, और 1 यूनिट है मतलब y इक्वल्स टू 1 है। 6 यूनिट्स अबाउ द XY प्लेन। XY है मतलब Z है, अबाउ है मतलब पॉजिटिव आएंगी। और कितने यूनिट है, तो 6। तो Z इक्वल्स टू कितना होगा, 6 होगा। तो x बराबर 0, y इक्वल्स टू 1, Z इक्वल्स टू 6 एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट 0, 1, 6। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने जो डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पर यूज किए हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने आज के लेक्चर में
एक्सरसाइज नंबर 5.1 के 8 एग्जाम्पल को सॉल्व किए, जिसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस कॉन्सेप्ट का तो यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किए ही, बट इसके अलावा हमने और एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा जो था रेगुलर हेक्सागन। इसके बाद के एग्जाम्पल्स मतलब नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो एग्जाम्पल्स है हम लेक्चर नंबर 3 में कवर करेंगे, 3 में स्टडी करेंगे। तो मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में जो टोटल कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए थे वो लेक्चर के वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ही आपको ये जो चैप्टर है बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारे मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला और सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इसीलिए वो समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा, तभी जाके आप इसके एग्जाम्पल्स समझ सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को आप अटेंड कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स है, जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे उसके नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलते जाएंगे। तो अब मैं DC कटरे आपको मिलूँगा लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू।